देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने और विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर अति उत्साहित हो रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन मामला एकदम उनके ही के शासित राज्य से इतना आगे बढ़ गया दोस्तों की सहयोगी और बीजेपी के मंत्रियों के बीच में, उप मुख्यमंत्रियों के बीच रावण और लंका में आग लगाने जैसी बातें शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे कैसे कौन एक दूसरे को रावण बता रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदलने से पहले भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बदलने वाला है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, अचानक से क्यों बीजेपी खुद की अपने ही पार्टी के संघर्ष में फंस चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, बीएलओ की जान जाने से जुड़े इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर अचानक से चुनाव आयोग ने क्यों आने वाले चुनावी राज्य की पुलिस को नोटिस जारी किया है दोस्तों। क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट। बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने अपने परिवार के व्यक्ति को मंत्री बनाया तो पार्टी के आधे लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एकनाथ शिंदे ज्यादा दिनों तक एनडीए गठबंधन और बीजेपी के साथ में नहीं रहेंगे, पलटी जरूर मारेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अभी से 3 से 4 महीने के अंदर एक जो सबसे बड़ा देश में चुनाव होने वाला है दोस्तों, वो महाराष्ट्र के मुंबई का बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। यानी बीएमसी का चुनाव अपने आप में एक राज्य के चुनाव जैसी स्थिति रखता है दोस्तों, क्योंकि कौन मुंबई पर कंट्रोल करेगा ये बातें तय होती है। ऐसे में मुंबई के अंदर बीएमसी के चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है दोस्तों, उसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के बीच में मामला इतना ज्यादा आपस में ठन चुका है कि ये समझिए कि स्थिति अब लगभग टूटने, गठबंधन टूटने जैसी बन चुकी है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको एकनाथ शिंदे के द्वारा कहा जा रहा है कि रावण की लंका जल गई, रावण का भी अहंकार नहीं रहा। इस पर देवेंद्र फडणवीस जवाब देते हुए कहते हैं कि भाजपा राम के मार्ग पर चलती है, रावण के मार्ग पर नहीं चलती है। हमारे उम्मीदवार का नाम भरत है, राम के अपने ही भाई का नाम है, लंका हमारी नहीं है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में जोरदार तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जब से शिंदे नाराज हुए हैं और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली तक चले गए थे दोस्तों, तब से दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं आई है। यहां तक कि शिंदे के मंत्री फडणवीस के मंत्रिमंडल की बैठक में भी नहीं जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि शिंदे और फडणवीस के बीच में जोरदार तरीके का विवाद जारी है और अब खुलेआम मंचों से कोई एक व्यक्ति को यानी शिंदे देवेंद्र फडणवीस को रावण बताते हुए लंका ढह जाएगी जैसी धमकियां दे रहे हैं और जवाब देते हुए फिर देवेंद्र फडणवीस की ओर से अपने आप को भरत बताया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ये संघर्ष और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर मामला खुले मंच पर आ गया है तो अब धीरे धीरे करके और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलेगी और दोनों गठबंधन साथियों के बीच में दरार आज नहीं तो कल पड़ने वाली है और ऑफिशियल तौर पर दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बीएमसी के चुनाव के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, शिंदे अपने पार्षदों को संभाल कर भी नहीं रख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस अच्छी खासी सीटों के साथ बीएमसी के चुनाव में बढ़त बनाएगी दोस्तों, वैसे ही मराठा समाज से जीते हुए शिंदे के पार्षद पलटी मारेंगे और पार्टी को तोड़ देंगे, जिसके बाद या तो शिंदे बीजेपी के साथ में रहेंगे या अपनी पार्टी बनाकर भाजपा से अलग रहेंगे, तब जाकर उनके पार्षद उनके साथ अलग हो पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों में जोरदार तरीके की राजनीति जारी है और ऐसे में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरे ना गिरे, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अल्पमत में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी मानते हैं कि अब मराठी वोटर एकजुट होकर बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें कर्नाटका में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भाजपा वाले कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी वालों को लग रहा है कि डीके शिव कुमार भाजपा के लिए एक ऐसी स्थिति बना देंगे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में सरकार में आ जाएगी दोस्तों। यानी 224 में से मात्र 66 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो कर्नाटका में सरकार बना लेंगे, जो उनका एक दिन में देखे जाने वाले सपने की तरह है दोस्तों। यानी दूर दूर तक कहीं भी आंकड़े कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चली जाएगी इस तरीके की बातें नहीं बोलते हैं और डीके शिव कुमार साफ तौर पर 140 विधायकों को अपने विधायक बता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिरने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक जोरदार तरीके की तबाही मस्ती दिखाई दे रही है दोस्तों। यानी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिरेगी ये कह पाना और इस बात की गारंटी दे पाने वाले बहुत कम लोग हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि भाजपा तमाम कोशिश कर ले, कर्नाटका की जनता ने उस तरीके का नतीजा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया है कि यहां सरकार गिरना ही संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर अपने पोस्ट से हटने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा का बेटा विजयेंद्र
जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनाया दोस्तों, और परिवारवाद के तहत अपने पिता के नाम पर इनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। इस बात को लेकर भाजपा के कई सारे कार्यकर्ता भड़क गए और जोर जोर से एक्शन की मांग करने लगे, कार्रवाई की मांग करते हुए विजयेंद्र को पोस्ट से हटाने की मांग करने लगे दोस्तों। और अब ये मांग ऐसा लग रहा है कि भाजपा के आला कमान तक पहुंच चुकी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटका के दिग्गज नेता सदानंद गौड़ा ने एक बड़ा दावा किया है, जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना अपने आप में अकाट्य है, ये होने जा रहा है, यानी विजयेंद्र को पोस्ट से हटाकर किसी और को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा दोस्तों। सदानंद गौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता अगर ये बयान दे रहे हैं कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, तो इसका सीधा मतलब यह है कि विजयेंद्र जो कोटा के तहत यानी अपने पिता के नाम के तहत अध्यक्ष का पोस्ट हासिल कर रहे थे, अब पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको मौका दिया जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो विजयेंद्र और उनके पिता BS येदियुरप्पा जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल देंगे दोस्तों, और 2008 जैसी स्थिति बन जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा गुटबाजी है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के बारे में अगर सोचे तो 2 मिनट में खुद अपनी ही पार्टी अस्थिर हो जाती है दोस्तों, यानी खुद अपनी ही पार्टी में जोरदार तरीके की रस्साकसी शुरू हो जाती है। कभी विजयेंद्र बयान देते हैं, कभी विजयेंद्र के खिलाफ श्रीरामुलु जैसे कई सारे बीजेपी के पुराने नेता मैदान में उतर जाते हैं, और ऐसे ही जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी ने उस दावे का समर्थन करते हुए कई सारे सवाल खड़े किए, जिसमें बताया गया कि ओबीसी समाज के वोट काटने के लिए बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंदर बीएलओ विपिन यादव ने एक बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म, ऐसा उनसे बोला गया बड़े अधिकारियों के द्वारा। विपिन यादव के परिवार ने कहा कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटर के नाम काटने के लिए बीएलओ विपिन यादव पर दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना कर दिया तो नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी तक दी गई। ये एसआईआर की वो हकीकत है जिसके चलते बीएलओ विपिन यादव ने अपनी जान दे दी दोस्तों। असल में अंदर खाने ये आदेश दिया गया कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्षी समर्थित वोटरों के नाम काटे जाए और बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट तैयार की जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे पड़े हैं और एसआईआर उसी का एक औजार है। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। राहुल कहते हैं कि ओबीसी वोटर के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में जान देना। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित वोटरों का नाम लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मन माफिक वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदारी खुद ले, यानी चुनाव आयोग के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए लोकतंत्र की हत्या की। ऐसे में दोस्तों ये जो मामला सामने आया है विपिन यादव से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है और एक दो नहीं ऐसे कई सारे मामले सामने आ गए हैं दोस्तों। सबकी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और एसआईआर के खिलाफ जो 6 राज्यों से अलग अलग तरीके से याचिकाएं दाखिल की गई है, वे सारे के सारे याचिकाओं को इन सबूतों से मजबूती मिलेगी दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जारी एसआईआर को लेकर बीएलओ ने अपना एक संगठन बनाकर चुनाव अधिकारी के सामने जाकर जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। यानी जो चुनाव आयोग का सबसे मुख्य मुख्यालय होता है किसी राज्य के अंदर, सीईओ का दफ्तर होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, उसके सामने जाकर बीएलओ के संगठन ने जोरदार विरोध किया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया कि वे लोग एसआईआर करवाने के लिए बीएलओ के ऊपर जोरदार तरीके का दबाव बना रहे हैं और दबाव इतना ज्यादा है कि बीएलओ सही से काम नहीं कर पा रहे, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और कई सारे बीएलओ ने तो अपनी जान तक दे दी दोस्तों। ऐसे में कार्यालय के सामने हुए जोरदार तरीके के विरोध के बाद अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आप लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे कि ऑफिस के एकदम बगल में जाकर यह आंदोलन हुआ। सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर एसआईआर के लिए लगातार उनको खपाने जैसी बातें, उस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बीएलओ भी एक मानव है, इंसान है, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। अगर एसआईआर को 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कराना है तो और ज्यादा लोगों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों, और ज्यादा बीएलओ बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर जो अभी वर्तमान में बीएलओ है उनको और ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अलग अलग कोर्ट को भी और कहीं ना कहीं आदेश जारी करना चाहिए। चुनाव आयोग को इस तरीके से दबाव में कोई काम नहीं करवाया जा सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के जीत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ दोस्तों तो आम जनता को हुआ। पहले तो 10-10 हजार रुपए में लोगों से वोट खरीदे गए दोस्तों और खुले तौर पर चुनाव में खरीदे गए, कोई भी रोक टोक नहीं रही। इसके बाद पता चला कि ज्यादातर जो बीजेपी के सहयोगी थे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को चुनाव में सेट कर दिया, यानी 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में गया और उसके बाद जब चुनाव हुए तो परिवारवाद में जोरदार तरीके से टिकट बांटा गया दोस्तों। जीतन राम मांझी ने खुद को यानी अपने परिवार को सबसे ज्यादा टिकट बांट दिया, चाहे उनकी बहू हो या फिर समधन हो। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट चुनाव लड़ने के लिए दिया गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वा दिया और बाद में अपने बेटे को बिना किसी विधायकी या एमएलसी के सीधा मंत्री बना दिया। इस बात को लेकर भी जबरदस्त तरीके का विवाद हुआ दोस्तों। और अब इन विवादों के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी को असली आईना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार के कैबिनेट का मंत्री बिना किसी चुनाव के बनाए जाने का पार्टी और उसके नेता ने जोरदार तरीके का विरोध किया है दोस्तों। आपको बता दें कि आरएलएम पार्टी चलाते हैं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के कई सारे नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ सहित कई प्रभारी प्रदेश के अध्यक्षों ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ दी है। प्रभारी प्रदेश के अध्यक्ष मदन चौधरी, प्रमोद यादव के साथ साथ राजेश रंजन ने भी अपना इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी उपेक्षा से नाराज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि जब परिवार में ही सारे बड़े पोस्ट बांट रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बनाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों वो अपने परिवार के नाम से अपनी एक पार्टी बना ले, यानी खुद अपने परिवार से काम करवाए। जब दूसरों से पार्टी के विस्तार के लिए काम करने के लिए बोला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है जो परिवारवाद चला रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है। उनको केवल इस बात से मतलब है कि अपने परिवार के लोग बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। और ज्यादातर भारत की राजनीति की यही हकीकत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परिवारवाद का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर तो एक से बढ़कर एक परिवारवाद चल रहा है, तो लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले टेम्पररी डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक टेम्पररी अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग चल रही है दोस्तों। इस बात पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि 2027 के अंदर खुद इनको डिटेंशन में भेज दिया जाएगा, यानी सरकार के लोगों को, भाजपाइयों को ही जनता डिटेंशन में भेज देगी, कहीं पर गिरफ्त में रखेगी। अखिलेश यादव का यह तंज इसलिए है दोस्तों क्योंकि भाजपा के लोगों को लगता है कि एसआईआर करवा के उत्तर प्रदेश से कई सारे विदेशियों को निकाला जा सकेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के लोगों को अगर लगता है कि एसआईआर लोगों की नागरिकता प्रमाणिकता का एक प्रक्रिया है तो ये बात गलत है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि नागरिकता इससे पता नहीं चलती है। केवल पार्टी के जो कुछ भोले भाले नेता है दोस्तों, खासकर जो समर्थक है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान देने के लिए इस तरीके की चर्चाएं चलवाई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिटेंशन सेंटर बनने ही नहीं दिया जाएगा और आम नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार मिलकर आम लोगों के साथ काम करे, इस तरीके से डिटेंशन सेंटर बनाने के जो बातें चल रही है ये केवल चुनावी जुमला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में बीएलओ की मौत के हालिया बयानों पर सियासत तेज कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने अब राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यापक अनियमितता सामने आ रही है, जिनकी जानकारी उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को दी है दोस्तों। यानी एसआईआर के अंदर कई सारी अनियमितता की खबर सामने आ रही है। ये भाजपा के लोग भी अब इस बात को मानने लगे हैं। मालवीय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को चुनाव आयोग से मिला और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान हो रही कथित धांधली, इस प्रक्रिया के राजनीतिक दुरुपयोग और दबाव की शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। भाजपा के नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को बताया गया कि बीएलओ को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले 18,000 रुपए के भुगतान अब तक जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि वित्त विभाग ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते बीएलओ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, यानी लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है दोस्तों। एक और बीएलओ पर जोरदार दबाव है और दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि बीएलओ को पैसे नहीं दिए जा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुरी तरीके से फंसने वाले हैं फिर से, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के रास्ते पर आकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध देंगे तो बच जाएंगे, लेकिन बंगाल के अंदर स्थिति एकदम अलग है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल, केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। दोस्तों, इस चुनाव आयोग ने इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे ये बयान दिया। दोस्तों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। तमिलनाडु में याचिका जो दायर की गई, दोस्तों तमिलनाडु के लोगों ने जो याचिका दायर की है, जिसमें कई सारे बड़े एक्सपर्ट हैं, कई सारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो उनके याचिका पर अब 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। और पश्चिम बंगाल के लोगों के द्वारा जो याचिका दायर की गई है एसआईआर के खिलाफ, उस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। दोस्तों, बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का आधार बन सकती है। अब देखते हैं इस मामले पर अलग अलग राज्यों के द्वारा दायर किए गए अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, यानी चुनाव आयोग को सारे सुनवाई में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में चुनाव आयोग का काम और ज्यादा बढ़ गया और वो जो सवाल का जवाब अब तक देने से बच रहे थे, अब कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीएलओ वाला मामला जो सामने आया उसके बाद से तो और ज्यादा चुनाव आयोग के काम करने के तरीके गंभीर सवालों के घेरे में है। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखा है, इस टी शर्ट पर छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और आरएसएस जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आ रहा है। हालांकि आर साफ तौर पर देखा नहीं जा सकता, दिख नहीं रहा, इसलिए कई लोग इसे पीएसएस भी बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं आरएसएस ही लिखा होगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का एक कॉमेडी करते हैं कुणाल कामरा, दोस्तों कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ होता है, इसीलिए ये आरएसएस लिखा हुआ बताया जा रहा है। इस पर अलग तरीके के दावों के बीच में कुणाल कामरा की ओर से तस्वीर शेयर की गई। दोस्तों, तो विवाद जन्म गया क्योंकि एक इसमें कुत्ता दिखाई दे रहा है और इसकी तुलना बीजेपी और आरएसएस के साथ किया जाना इस पूरे तस्वीर से समझ में आ रहा है। दोस्तों, जिसके कारण विरोध हुआ है। सोशल मीडिया पर भाजपा वाले अब धमकियां दे रहे हैं, कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। शिवसेना के नेता बोले, कहा आरएसएस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिंदे गुट को लेकर भी जो टिप्पणी की थी कुणाल कामरा ने, उस बात को लेकर शिवसेना के लोग जोरदार तरीके से भड़के पड़े हैं। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारे सवाल खड़े करते हुए जयराम रमेश की ओर से भारत के संविधान में जो नागरिक कर्तव्य है उसकी चर्चा की गई है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को याद दिलाया कि उन्हें अब संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कर रहे थे प्रधानमंत्री, और इसमें कुल 11 कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री एक नागरिक और एक नेता के रूप में अपने इस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? कम से कम इन 4 मौलिक कर्तव्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से संदिग्ध दिखाई देती है। यानी जो कई सारे कर्तव्य हैं भारत के नागरिक के लिए, दोस्तों उसमें से 4 में तो नरेंद्र मोदी दूर दूर तक खड़े नहीं उतरते हैं। सबसे पहला है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना। आप लोग जानते हैं कि संस्थानों को किस तरीके से देश के अंदर दबाया जा रहा है। दोस्तों, संस्थानें देश में कमजोर हो चुकी है। दूसरा ये कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोकर रखना, उनका पालन करना। यानी यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी फेल होते हुए नजर आते हैं, जब नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलते हैं। दोस्तों, और कई सारे हिंदुत्ववादी संगठन के समर्थक गोडसे का समर्थन करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक मानसिकता देश के अंदर आ जाती है जो नागरिक कर्तव्यों के खिलाफ है, और इसीलिए जोरदार तरीके से आवाज उठाया जाना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और जो तीसरी बात है वो ये कि भारत के सभी लोगों को धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सामुदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं? जयराम रमेश मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एकदम इसके उल्टा करते हैं। और चौथा ये कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, जिज्ञासा और सुधार की भावना को विकसित करना, यानी भारत के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने जैसा बोला जाता है, उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति ने बयान दिया था कि हम लोग बादल में रडार को छुपा सकते हैं। उसी व्यक्ति ने कहा था कि हम लोग नाली की गैस से चाय बना सकते हैं, और वही व्यक्ति कहता है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, और वो बताता है कि 2AB जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। यानी दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण के एकदम खिलाफ है। ऐसे में ये 4 मौलिक कर्तव्य हैं जिसका पालन नरेंद्र मोदी भी नहीं करते। जयराम रमेश की ओर से इन बातों पर जो दावे किए गए हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इस पर लिखा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेताओं को शामिल करवाया जाएगा। अयोध्या के अंदर विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके के दंगे पूरे देश भर के अंदर हुए थे और स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ऐसे में दोस्तों उसी मुद्दे को बार बार उभारने की कोशिश की जा रही है। एक और भाजपा के लोग भी कोशिश करते रहते हैं कि इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लोग चर्चा करते रहे। और अब जब बाबरी मस्जिद को समर्थन देने के लिए, बाबरी मस्जिद का सम्मान करने के लिए ये जो नई मस्जिद बनाई जा रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुजफ्फरनगर की धरती पर जोरदार तरीके का एक रैला करके दिखाया चंद्रशेखर आजाद ने और अपनी पार्टी की शक्ति दिखाई। संविधान की शपथ लोगों ने ली दोस्तों। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित संविधान बचाओ भाईचारा बचाओ महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया था। यही बड़ा कारण है कि सारे पदाधिकारी, छात्र, माताएं, बहनें, सब वरिष्ठ नागरिक सबके सब इकट्ठा होकर उनका समर्थन देने के लिए पहुंचे दोस्तों। उनकी उपस्थिति सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि एक चेतना थी, एक संकल्प था, एक आंदोलन का जन्म था। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि आज आपने साबित कर दिया कि जनता संविधान के लिए जब निकलती है तो इतिहास बदलता है। आपकी ऊर्जा, अनुशासन और एकता ने इस रैली को सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि यह संदेश पूरे देश में पहुंचा दिया कि हम अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन लड़ेंगे संविधान की रोशनी में और भाईचारे की भावना से ही। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने नारा देते हुए कहा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सामाजिक न्याय और भाईचारा जिंदाबाद। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस तरीके की रैलियों के ऊपर, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और डीके शिव कुमार ने फिर से बोल दिया है कि मैं एक सच्चा कांग्रेसी हूँ, मेरा नंबर 140 है, पार्टी मेरे हित को ध्यान में रखेगी। भाजपा और जनता दल के नेताओं को हमारी पार्टी की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो लीजिए, कर्नाटका को लेकर जो आस लगाए बैठे थे भाजपाई, उनके लिए एक बार फिर से मुंह बनाने का मौका दिया है डीके शिव कुमार ने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।